साथियों, जीआईसी प्रवक्ता और अगर आप देखना चाह रहे हैं ईएमआरएस के लिए भी या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपका सपोज जीडीसी देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या यूपीएचएससी देखना चाहते हैं, उन सभी के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर चल रहा है। ये है लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर हुए हैं, लाइव लेक्चर हुए हैं वीबीटी और सीएफटी के। आज जो हम बातें करने चाह रहे हैं, सीएफटी में हमने सीखा है कि कैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो ग्राउंड स्टेट के डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं, वो एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटेड होने के बाद उनमें स्प्लिटिंग होती है T2G एंड EG में। ये हम सब ने जाना, ये हम सब ने पिछली क्लासेस में देखा है। आज हम इसके आगे आज का लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा पहले मैं बता दूं। आज का लेक्चर बेसिकली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से रिलेटेड है। CFSC क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे दिखाते हैं, इससे रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की अगर स्टेबिलिटी की बात करते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं, उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हो, वीबीटी जिन चीज़ों की बात नहीं कर पाया था, वीबीटी ने हमें D7 के केस में ट्रांसफरेंस था, D7 स्ट्रॉन्ग लिगैंड याद हो आपको, ट्रांसफरेंस का केस था, वीबीटी ने उसको नहीं एक्सप्लेन किया था, उसको CFT ने एक्सप्लेन किया कि भाई अगर D7 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसफरेंस से D6 लो स्पिन में, और D6 लो स्पिन में T2G6 EG0 का केस बनता है ऑक्टाहेड्रल में। और इस केस में CFSC मैक्सिमम आती है, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। व्हाट इज CFSC, अब हम यही जानेंगे। तो CFT ने VBT के उन डाउट्स को क्लियर किया था, राइट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, 2 चीज़ पे। पहली CFSC क्या है, आपने ये जो स्प्लिटिंग कराई है ना T2G और EG में, इस दौरान कुछ स्प्लिटिंग डेलो आपने ये सब कुछ पढ़ा था, इस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है। स्प्लिटिंग एनर्जी, कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये स्प्लिटिंग हुई है इसलिए कि एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी एनर्जी निकलती है सिस्टम में तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो। खास करके जीआईसी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए ये लेक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं। यूपी पीजीटी एग्ज़ाम जो 10 मई को है और जीआईसी का एग्ज़ाम जो 3 मई को शेड्यूल्ड है। वैसे ये क्लास लाइव में चलती है, 9 बजे लाइव होती है, बट आज रिकॉर्डेड ही डाल दे रहा हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक होता है CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दूसरा है जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी JTSC। आज का हमारा लेक्चर इसी से रिलेटेड है, CFSC और JTSC, ठीक है। तो पहली चीज CFSC क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करूं तो आप सबने पढ़ा है 5 ग्राउंड स्टेट के एक्साइटेड होते हैं, फिर उनमें स्प्लिटिंग होती है T2G एंड EG, ये सारी बातें आपको पता है, कम समय में ज़्यादा पढ़ना है हमें। तो ये जो स्प्लिटेड एनर्जी है, स्प्लिटेड स्टेट है, CFSC एक्चुअली होती है जो आपका स्प्लिटेड स्टेट है उनकी एनर्जी माइनस एक्साइटेड स्टेट। ये आप ध्यान रखिए, जो भी एनर्जी है, ये एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी ऑफ स्प्लिटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। कैसे रिलीज होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, बाहर निकलती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप सब जानते हो। CFSC का फॉर्मूला होता है जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2G में हो। अब ये देखो बैरी सेंटर से ये कितना था, माइनस का 0.4 डेलो, और इसका ऊपर कितना था, प्लस का 0.6 डेलो, ये आपने पढ़ा था ना। तो जितने भी T2G के इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स गुणा कितने से करोगे, -0.4 डेलो से, माइनस में, प्लस EG में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं गुणा किससे करोगे, उसका जो भी एनर्जी है आपका, प्लस का 0.6 डेलो से। साथ में एक टर्म आएगा पेयरिंग एनर्जी, अभी कैसे आएगा हम उसको देखेंगे, पेयरिंग एनर्जी। तो ये फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि आपको CFSC कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज D1 के लिए करते हो, D1 के लिए करते हो आप एक्साइटेड स्टेट में, अगर D1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, स्प्लिट हुआ तो T2G, अगर यहाँ 3 होते हैं, यहाँ 2, आपको कौन कौन से हैं मालूम है, DXY YZ ZX, DX² Y² और DZ²। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो बैरी सेंटर से नीचे एक इलेक्ट्रॉन है, तो T2G कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, एनर्जी कितनी होती है, -0.4 डेलो।
तो CFSC यही बन जाएगी माइनस का 0.4 डेल ओ। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को समझिए कि जब भी D1 सिस्टम स्प्लिटेड हुआ तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। आगे इस पे क्वेश्चन किस तरीके का बनता है अभी हम देखेंगे। इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। अगर D2 होता तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आते? 2। EG में कितने होते? 0। तो T2G में 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट करना सीखो। माइनस 0.4 इंटू 2 0.8 डेल ओ एनर्जी रिलीज होगी। माइनस रिप्रेजेंट करता है एनर्जी रिलीज हुई है, निकली हुई है भाइयों। इसी तरह D3 का कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 1.2 डेल ओ एनर्जी रिलीज हुई है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। कुछ मैं आपको करा दे रहा हूं। D4 का कैलकुलेट करोगे, देखो D4 में 2 केस होगा, एक D4 लो स्पिन और एक D4 हाई स्पिन। लो स्पिन का मतलब क्या है कि आप पेयरिंग कराओगे, लो स्पिन में पेयरिंग कराओगे तो T2G4 EZU 0 और यहाँ हो जाएगा T2G3 EZ 1 हाई स्पिन में। तो यहाँ आप कैलकुलेट कर लेना, ध्यान से देखो। 4 D4 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 2 3 4 T2G4 EZ 0। जब भी आप ऐसा करोगे, ध्यान से देखो, एक्साइटेड स्टेट में कोई भी पेयरिंग नहीं है, लेकिन स्प्लिटेड में एक पेयरिंग आ गया है। तो आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा 4 गुणा माइनस 0.4 डेल ओ प्लस 1 का पेयरिंग एनर्जी, 1 पेयरिंग एनर्जी 1p। तो आपको इस तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा कब? माइनस 1.6 डेल ओ प्लस पेयरिंग एनर्जी p। ये हो गया आपका CFSC। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। और D4 अगर हाई स्पिन करते तो आप क्या करते? ध्यान से देखो, हाई स्पिन के लिए क्या करते? 3 इलेक्ट्रॉन किस में थे? माइनस के 0.4 डेल ओ में, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन किस में है? प्लस का 0.6 डेल ओ। पेयरिंग कुछ हुआ है? नहीं। पहले कुछ पेयरिंग था, 4 थे, 1 2 3 4, कुछ नहीं था, तो नो पेयरिंग एनर्जी। तो CFSC निकालना सीखना। यहाँ से माइनस 1.2 प्लस, तो यहाँ से माइनस में 0.6 डेल ओ आएगा विद नो पेयरिंग एनर्जी। अब ध्यान से देखो, हाई स्पिन में कम एनर्जी रिलीज हो रही है, लो स्पिन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ध्यान से देखो आप इस चीज़ को। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो उतना सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। तो आपको होमवर्क यहाँ दे रहा हूँ, D6 का लो स्पिन करिएगा, D6 का हाई स्पिन करिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि D0 D5 और D10, D0 D5 एंड D10 इनकी CFSC 0 होती है। आगे हम इसका यूज करेंगे। CFSC कितनी होती है? 0। D6 लो स्पिन का आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? D6 लो स्पिन, लो स्पिन का मतलब T2G6 EZ 0। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, D6 लो स्पिन अगर आप बनाओ एक्साइटेड स्टेट 1 2 3 4 5 6, ये स्प्लिटेड हुआ, यहाँ 3 1 2 3 4 5 6, ये T2G है, EZ में कितने होंगे? 0। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको पेयरिंग कितना? पहले से एक पेयरिंग थी, बाद में कितनी पेयरिंग हो गई? 3 पेयरिंग हो गई। तो आपको जब CFSC कैलकुलेट करनी है ना, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किस में है? माइनस 0.4 डेलो में, प्लस एक पेयरिंग पहले से है, आपको कट कर देना है, 2 पेयरिंग बचेगा। तो इस तरीके से आपको CFSC कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से CFSC कैलकुलेट करना है। मतलब जब भी T2G नीचे है, EZ ऊपर है, नीचे की एनर्जी किस में है? माइनस में, ऊपर की एनर्जी किस में है? पॉजिटिव में। हमें एनर्जी को, एक्साइटेड स्टेट है D का, हमें एनर्जी को रिलीज करना है स्टेबिलिटी के लिए, तो हम चाहेंगे इलेक्ट्रॉन किस में आए? T2G में। मतलब T2G में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो CFSC एक तरीके से बढ़ेगी, रिलीज्ड का अमाउंट बढ़ेगा। ये हमेशा दिमाग में आप रखिए। और इसी तरह अगर EZ में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो CFSC घटेगा। आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ऊपर में इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो CFSC घटेगा। तो कुछ इस तरह आपको आइडिया लेना है। मैक्सिमम CFSC किस में होगा? अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम CFSC, तो आपको T2G6 वाला केस याद रखना है। T2G6 मतलब D6 लो स्पिन, ये मैक्सिमम CFSC का केस है। मैक्सिमम CFSC, ये बिल्कुल दिमाग में सेव रखिए। देखो CFSC क्या होती है? क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्प्लिटिंग के दौरान जितनी एनर्जी निकले, हम उतना चाहते हैं कि सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल होगा, मैक्सिमम एनर्जी निकल जाए।
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है। इसी तरह आपको आइडिया दे रहा हूँ टेट्राहेड्रल का। जब आपको टेट्राहेड्रल का एक्साइटेड स्टेट का डी का स्प्लिटिंग कराया था तो नीचे ई था, ऊपर T2 था। आपको ये स्प्लिटिंग पढ़ाया गया है CFSC में। ये बैरी सेंटर था, यहाँ से आप एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन किए थे, ठीक है। वैल्यूज़ लिखा था, ऊपर को कितना लिखा था, प्लस का 0.4 डेल ओ, और नीचे का कितना था, माइनस का 0.6 डेल ओ। डेल ओ नहीं, यहाँ डेल टी, यहाँ डेल टी चलेगा टेट्राहेड्रल। ये स्प्लिटिंग पिछली क्लास में पढ़ा था। मोटा मोटा जान लीजिए टेट्राहेड्रल में भी D0, D5, D10 इसमें CFSC 0 होती है। ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ एग्जाम के लिए। एग्जाम निकालना है तो आपको ध्यान देना होगा। D2 एंड D7 में आप कैलकुलेट कर लेना, CFSC मैक्सिमम आएगी। किसी बच्चे को अगर CFSC निकालने में दिक्कत आएगी तो प्लीज़ कमेंट करेगा, मैं उस पर काम करूँगा। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन है कोबाल्ट का NH3 का होल 6 +2 में, ठीक। इसका डेल ओ दिया हुआ है, डेल ओ की वैल्यू दी है 5900 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो जो डेल की वैल्यूज दी रहेंगी वो इसी तरह सेंटीमीटर इनवर्स में दी रहती हैं। आपको कैलकुलेट करना है CFSC, ठीक है। तो CFSC निकालने के लिए आप इसका पहले फिलिंग करो, क्रिस्टल फील्ड का फिलिंग करोगे। आपको पता है कि कोबाल्ट के साथ अमोनिया कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। और जब आप फिलिंग करोगे तो T2G5, कोबाल्ट +2 में D7 है, D7 में कैसे फिल करोगे, T2G5 Eg2। ये फिलिंग आई होप आपको आती होगी। और जब आप इससे CFSC निकालोगे T2G5 Eg2, आप हमेशा ध्यान रखना, ट्रिक बता दूं, जब आप फिलिंग करते हो नीचे कितना होता है 3, ऊपर कितना होता है 2, 1 2 3 4 5। आप हमेशा याद रखना इन 5 की फिलिंग, जब इन 5 को फिल किया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 है, और आपने इसको 1 2 3 4 5 6 7, जब आपने CFSC निकाला, आप इतना जानो हमेशा 1 2 3 T2G में 3 और EG में 2, ये कट जाते हैं, इनकी CFSC लगभग 0 आती है। D5 0 है ना, कट जाते हैं। तो एक्स्ट्रा कितना बचा, एक्स्ट्रा 2 बचे किसमें, T2G में। या तो आप इस तरह कर लो, 2 गुणा माइनस का 0.4 डेल ओ। पेयरिंग एनर्जी आएगी नहीं, यहाँ पे 2 पेयरिंग है और एक्साइटेड में भी 2 पेयरिंग है, तो कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। मतलब CFSC कितना आया, CFSC आपका आया सिंपल माइनस का 0.8 डेल ओ, नो पेयरिंग एनर्जी। बस ट्रिक क्या, या तो आप ऐसे करो, या तो सिंपल आप किए होते 5 किसमें है, T2G में 5, EG में 2। जब आप ऐसे भी करोगे 5 का गुणा माइनस 0.4 डेल ओ प्लस 2 का गुणा प्लस का 0.6 डेल ओ से, तो भी आपकी वैल्यू यही आएगी। तो आप ना हमेशा इस तरह चलोगे तो आपका CFSC कितना आया, CFSC आया माइनस का 0.8 डेल ओ। डेल ओ की वैल्यू रख दो जो दिया हुआ है, तो माइनस का 0.8 इंटू 5900 सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो CFSC की वैल्यू पूछेगा या ऑप्शन में दिया रहेगा, वो दिया रहेगा किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मैक्सिमम ये क्वेश्चन देख के जाना है। आपको याद होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इनवर्स होता है 1/83.4 किलो जूल पर मोल। बस आपको ये रिलेशन याद रखना है। तो आपको CFSC निकल गया ना, CFSC कितना हो गया, माइनस का 0.8 इंटू 5900 अपॉन में 83.4 किलो जूल पर मोल। ये ऑप्शन में रहेगा किलो जूल पर मोल में CFSC। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनता है। तो 15 मिनट में हमने CFSC निकालना सीख लिया। CFSC से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो सीख लिया। देखो मैंने आपका सिर्फ 15 मिनट लिया है, और 15 मिनट में आपने CFSC लगभग ऑक्टाहेड्रल का, लगभग टेट्राहेड्रल का निकालना सीख लिया। एक रिवीजन हो गया आपका, क्योंकि CFSC किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको कल ये पढ़ाया था, ठीक है, CFT पढ़ाया हुआ था डिटेल में। चैनल पे अगर नए हो तो पीछे जो कल लाइव क्लास हुई थी उसे जाके देखो। आज की क्लास रिकॉर्डेड मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, अगला जो स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हालांकि स्टेबिलिटी के लिए 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, CFSC और अगला है JTSC।
जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSC का हमेशा रोल बहुत ज़्यादा है स्टेबलाइजेशन के लिए एज कंपेयर टू JTSC, ये दिमाग में रखिए। क्या बोल दिया मैंने बोल दिया CFSC का रोल हमेशा ज़्यादा है एज कंपेयर टू JTSC। मेन स्टेबलाइजेशन CFSC ही डिसाइड करेगा। कुछ कुछ जगहों पे जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी यूज होगा। तो व्हाट इज जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी? तो जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमें पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होते हैं? कभी कभी क्या होगा ऑक्टाहेड्रल में, जो आपके प्लेन पे 4 लिगेंड है और जो एक्सिस पे लिगेंड है, एक्सिस वाले लिगेंड्स लॉन्गर हो जाते हैं और प्लेन वाले शॉर्टर रहते हैं। इसमें 4 बॉन्ड, ऑक्टाहेड्रल का जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें 4 ml बॉन्ड सेम है और 2 ml जो कि कहाँ पे है, एक्सिस पे है, ऊपर और नीचे, वो सेम है। और ये जो 2 ml है ये लॉन्गर है और ये कैसे है, शॉर्टर है। शॉर्टकट में एग्जाम में जो आएगा मैं वो पढ़ा दे रहा हूँ भाइयों, ठीक है। तो इस तरीके के सिस्टम में इस तरीके का, जब ये इनका बड़ा हो जाना, इनका छोटा हो जाना, सॉरी एक्सियल का बड़ा हो जाना, इक्वेटोरियल के बॉन्ड छोटे रह जाना, इस तरीके के सिस्टम में हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन आ गया है, डिस्टॉर्शन। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, JTD क्या है। कल किसी भाई ने पूछा था ना कि सर JTD पढ़ा दो, तो इसमें आप JTD सीख लो। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है अगले 20 मिनट में सीख लो। 2 तरीके से होता है, एक लिगैंड जनरेटेड मतलब जो लिगैंड है वो जनरेट कर रहे हैं डिस्टॉर्शन। एक है मेटल जनरेटेड, जो सेंट्रल मेटल है वो जनरेट कर रहा है आपका डिस्टॉर्शन। ठीक, हमारा जो अभी है कि हमको ज़्यादातर मेटल जनरेटेड ही पढ़ना है, इसी में जॉन टेलर का डिस्कशन आएगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहता क्या है, ध्यान से सुनिए। कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनिए। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल मतलब ऑक्टाहेड्रल हो, आपका टेट्राहेड्रल हो, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड हो, ऐसे ज्योमेट्रीज में जिनमें नॉन लीनियर है, इन कॉम्प्लेक्सेस में जॉन टेलर थ्योरम अप्लाई होती है। पहली चीज, कंडीशन क्या है अभी मैं बात करता हूं। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कैसे कॉम्प्लेक्सेस में बात अप्लाई होती है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई की कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनिए। जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको अभी मेंस के लिए दिया जाएगा, या मैंने जो प्रिंटेड मटेरियल दिया है उसमें स्टेटमेंट भी होगा। आप समझने का काम यहां से करिए, नोट्स वहां से मिल जाएगा आपको। कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट सिस्टम उपलब्ध हो, इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट सिस्टम अवेलेबल हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जनरली क्या होते हैं, अनस्टेबल। ऐसे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी हो, ऐसे सिस्टम्स अनस्टेबल होते हैं और वो अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी को लॉस करते हैं। क्या बोला, ऐसे सिस्टम, प्रिंटेड मटेरियल में अभी मैं आपको दिखा दूंगा क्या डिफिनीशन है। वो इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट सिस्टम में उपलब्ध उस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो नॉन लीनियर होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी होनी चाहिए, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी को लॉस करेंगे। कैसे लॉस करेंगे, स्प्लिटिंग करके। इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी को क्या करेंगे, लॉस। कैसे लॉस करेंगे, स्प्लिटिंग करके। कैसे स्प्लिटिंग करेंगे अभी हम देखेंगे। और ऐसा करने से होगा क्या, उनको मिलेगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। उनको क्या मिलेगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहाँ पे काम करता है, टू गेन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ऐसे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी उपलब्ध होती है, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी हो जाएगा, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी हो जाएगा तो स्प्लिटिंग होएगा। अभी हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे स्प्लिटिंग होगा, कैसे होगा। बस ये लाइन आपको याद रखनी है। जॉन टेलर में नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में होता है। एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, डिफिनीशन आपको प्रिंटेड मटेरियल में मिल जाएगा। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी उपलब्ध हो, इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी उपलब्ध है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस अनस्टेबल होते हैं तो करते क्या है, लॉस करते हैं किसका, इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी का। उसके लिए क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मिलती है। तो अगला टर्म आता है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट
सिस्टम कौन कौन से होंगे, 1 मिनट में समझ लो। ध्यान से देखो, जो आपने ना ये किया था T2G में 3, EG में 2 और यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के 5 थे d ऑर्बिटल। अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, हालांकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रह सकता है, ये dxy है, ये dyz है, dzs है, इसके पास 3 ऑप्शन उपलब्ध हैं, यहाँ भी, तो इसके पास 3 डीजनरेट सिस्टम है और ये कहीं भी रह सकता है। तो ऐसे केसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट सिस्टम है। ध्यान से समझा। T2G1 EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। इस एक इलेक्ट्रॉन के पास 3 डीजनरेट बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल उपलब्ध हैं और वो कहीं भी रह सकता है, उसके पास ऑप्शन है यहाँ रहने का, यहाँ रहने का, यहाँ रहने का। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट। यहाँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अवेलेबल होगा। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, इस तरीके के सिस्टम। क्या T2G2 EG0 यहाँ उपलब्ध होगा? 2 है, ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इन दोनों के पास ऑप्शंस थे, अभी डिजनरेसी थी, एक ऑर्बिटल और है, तो यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन उपलब्ध होगा। आप समझ गए। T2G3 EG0, T2G3 में आप ध्यान से देखो, तीनों में एक एक आ गए, 3 ऑर्बिटल थे, तीनों में एक एक आ गए, तीनों में एक एक आ गए, ठीक है, तीनों में एक एक आ गए। अब इस केस में सब में तीनों में एक एक आ गए, तो यहाँ कोई संभावना ही नहीं था ना, सब में एक एक आ गया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन उपलब्ध नहीं है। बट अगर यहीं पे ये T2G4 EG0 होता, मतलब आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4, चौथे इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन था यहाँ भी रहने का, यहाँ भी रहने का, मतलब उसके पास डीजनरेसी के लिए 2 ऑर्बिटल और उपलब्ध थे, तो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अवेलेबल होगा। ये केसेस क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, ये आप करके देखना। T2G5 EG0, जब भी ऐसा सिस्टम आएगा, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी भाई साहब के पास एक प्लेस है, यहाँ डीजनरेसी है, यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन काम करेगा। ये केसेस पूछता है। T2G6 EG0, बताओ, नीचे वाले सारे भर गए ना, अब यहाँ जॉन टेलर नहीं होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। T2G6 EG1, ध्यान से देखो, EG1